स्टूडेंट्स, आप आज आप सबके लिए लाया हूँ मैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर साल किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। और आप सबका आज का पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो मैं आप सबको बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं कि भारतेंदु युग के हैं। तो आप सबको बताना है किस युग के लेखक हैं। तो मैं आप सबको बताते चलूँ कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, और चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो इसमें दिया गया है गबन किस की विधा है? तो आप बता सकते हैं। ये जो है ये प्रेमचंद जी का है, ये प्रेम जी की कृति है। और ये है, ये नाटक है कि उपन्यास है कि कहानी है? तो अब ये है तो उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है गबन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक हमारे, आप सभी जानते हैं, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से जाने वाले लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 4 को लेकर। आप देखते हैं कलम का सिपाही की कृति है। तो इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं कि अज्ञेय जी हैं कि जैनेन्द्र जी हैं कि अमृत राय हैं? तो आप सबको बता दूं कि जो कलम का सिपाही है इसके लेखक हैं अमृत राय। आप सभी प्रश्न को अच्छे से देखते चलिए और मैं आप सबको बताते चल रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब दिया है शुक्ल युग की समावधि है। तो मतलब शुक्ल युग कहाँ से कहाँ तक चला इसको बताना है आपको। तो 1919 से लेके 1918 तक, 1919 से लेके 1938 तक, 1936 से लेके कि 1943 तक, 1850 ईस्वी से लेके 1900 तक। अब बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? आप हमें बताइए। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 से लेकर 1938 तक। ठीक है, प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आप सबके लिए खोज के ला रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? साकेत रचना है। अब बताइए साकेत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है कि सुमित्रानंद पंत की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि मैथिली शरण गुप्त की है? तो मैं साकेत के बारे में आप सभी से बताते चलूँ। तो साकेत एक 12 जो सर्ग होता है ना, 12 सर्गों का ये लिखा हुआ महाकाव्य है। क्या है? आप यहाँ से देखें तो आपको याद हो जाएगा। और महाकाव्य से जब 12 सर्ग देखेंगे तो आप देख लेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी की है साकेत, जिसमें 12 सर्ग हैं और एक महाकाव्य है। तो आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? महादेवी वर्मा कवित्री हैं। तो बताइए महादेवी वर्मा कवित्री हैं। प्रगतिवाद की कवि हैं कि द्विवेदी युग की हैं कि छायावाद युग की हैं कि प्रयोगवाद की कवि हैं? आप हमें बताइए किस युग की हैं। तो जो महादेवी वर्मा जी हैं वो छायावाद की कवि हैं। इनको 4 स्तंभों में रखा गया है। और 4 स्तंभ में कौन कौन आते हैं मैं आपको बताते चलूँ। पहले कवि हैं कुछ लेखक बोलते थे जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आप सभी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और जो चौथे नंबर पे आती हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। तो आप ये प्रश्न को याद कर लीजिएगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए छायावाद युग के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो इसमें आप बता दीजिएगा महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, पंत जी हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं इससे।
जैसे कि मेरा अनुभव है, जितना उस अपने अनुभव से बता रहा हूँ मैं आप सभी को। अब देखिए, ये गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? तो देखिए इसमें दो कवि आते हैं, लेकिन मुझे अब बताइए आप कौन है, पद्माकर है कि बिहारी की है कि भूषण की है कि मतीराम की है? बताइए हमें आप कौन से हैं इसके लेखक। तो इसके लेखक हो जाएंगे पद्माकर जी, पद्माकर जी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अब दिया गया उसमें प्रश्न नंबर 9 की तरफ कहा गया कि आधुनिक काल की समय सीमा है, तो बताइए कौन से, 1919 से लेके 1938 तक, या 1936 से लेके 1943 तक, 1919 से लेके 1950 तक, कि 1843 ईस्वी से लेके कि अब तक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से आपको तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सन वाले हैं, इसमें से एक ना एक प्रश्न आपके पेपर में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा 1843 से अब तक। तो प्रश्न नंबर आंसर का हो जाएगा आपका डी। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अब यहाँ पे दिया गया है महादेवी वर्मा की रचना। अभी देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, आप इसको ध्यान देना है, नहीं तो प्रश्न गलती हो सकता है। अब देखेंगे महादेवी वर्मा की रचना है, फटाक से लगा देंगे निहार, संध्या की, दीपशिखा, किसी पे आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो जो निहार है महादेवी वर्मा का है, संध्या गीत महादेवी वर्मा जी का है, दीपशिखा है महादेवी वर्मा का है। तो जो इनकी नहीं है, तो नहीं है युगांत। अब आप बोलेंगे युगांत किसकी है, तो युगांत आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं युगांत के रचनाकार, ठीक है। देखिए आपको मैं एक एक उसके अलग भी बताते चल रहा हूँ, जिससे आपको बहुत मतलब कठिनाई नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युगांत, ठीक है। बाकी निहार, निहार, संध्या गीत और दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की रचना है। अब देखिए इसमें से अस्थाई भाव में से प्रश्न नंबर 11, अस्थाई भाव का एक प्रश्न तो आपके पेपर में रखा हुआ है, तो आप अभी से इसको तैयार कर लीजिएगा। कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, जिसमें हंसी का आभास होता है या किसी वस्तु को देख के आपके मन में हंसी का विचार आता है, उसे ही हास्य रस कहा जाता है। तो हास्य रस का सीधा स्थायी भाव होता है हास, हास होता है। और रति का आप भी जानते हैं कि श्रृंगार होगा, ठीक है। ऐसे ही कर करके यहाँ पे निवेद नहीं निर्वेद होगा। तो प्रश्न नंबर 11 भी आपका हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 ये कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला, ये देखिए ये सीधा ये लगता है, वो कह रहा है कि उपपूर्व में कौन सा अलंकार है। तो आप जानते हैं कि ये बताइए रूपक है कि उपमा है कि उत्प्रेक्षा है कि अनुप्रास है। अब आप देख के समझ गए होंगे कौन सा अलंकार होगा। तो मैं आप सभी को बताते चलूँ, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा, हो जाएगा उपमा। क्योंकि इसमें 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 जो मन है, मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से, पीपल के पत्ते से। तो आप मेरे भाई लोग, आप लोगों को समझ में आ गया कि पीपर पात सरिस मंडोला। अगर आप में पूछता है कि उपमा का उदाहरण दीजिए या उपमा का उद्देश्य लिखिए, तो आप उसमें इसको लिख सकते हैं उदाहरण के तौर में, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप कह रहा है सोरठा, प्रश्न नंबर 13, सोरठा छंद में चरण होते हैं। अब बताइए हमें सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, एक होते हैं कि दो होते हैं कि तीन होते हैं कि चार होते हैं, कितने होते हैं बताइए आप हम सबको। तो आपको बता दूं कि इसमें जो सोरठा होता है इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। प्रश्न नंबर 14, इसमें से तो लिखा, आप एक बार प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग एक बार आप इसको देख के ही जाएंगे, क्योंकि एक नंबर आपको इसमें से मिलेगा। तो कह रहा है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आपको सीधा दिख रहा है कि देश उप और देश मिलकर उपदेश बना है, तो इसमें हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी उपदेश। पर उपसर्ग होता है जो आगे लगता है, शब्द के आगे लगता है, ठीक है, शब्द के आगे लगता है। जो प्रत्यय है शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, शब्द के पीछे लगता है। आगे चलते हैं प्रश्न 15 पे। क्या कह रहा है? प्रत्यय के भेद हैं, 4 है कि 5 है कि 3 है कि 2 है? तो मेरे हिसाब से प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। अब मैं बता दूँ कौन कौन से होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित। देखिए चल नहीं रहा फिर मेरा तदित, यहाँ पे आता 2 है तदित प्रत्यय, ठीक है। तो इसके 2 भेद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, अब देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि हानि लाभ में समास है। हानि लाभ में समास है, तो कौन सा है बताइए? इसमें क्या है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है कि बहुब्रीहि है? कौन सा है बताइए आप हमें। तो मैं आप सबको बताते चलता हूँ, जो हानि लाभ है वो है आपका द्वंद्व समास। इसमें दोनों जो पद होते हैं क्या होते हैं? दोनों पद दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है, योजक चिन्ह। तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये द्वंद्व समास होता है और इसमें दोनों मतलब पद प्रधान होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 भी आपका हो गया। अब ले चलते हैं प्रश्न नंबर 17। मछली का पर्यायवाची है, बताइए हमें द्विज है कि मीन है कि रसना है कि मूढ़ है? बताइए हमें कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18। ये संधि में से एक प्रश्न आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। संधि में से आप संधि को एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो इसका यद्यपि में कौन सा संधि है? आप हमको अगर बताते हैं कि भैया मुझे संधि के बारे में बताइए, तो मैं संधि के सारे जो भेद होते हैं उनके बारे में और क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है सब मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें दिया गया है यद्यपि में कौन सा संधि है। यद्यपि में आपका अयादि संधि है कि दीर्घ संधि है कि यड़ संधि है कि वृद्धि संधि है? तो बताइए हमको कौन सा संधि है। तो इसमें हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 में आपको देखने को मिलेगा यड़ संधि। कौन सा है? यड़ संधि, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ से। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो ये बहुवचन रूप थोड़ा याद करने में टफ होता है, लेकिन आपको बता दूं मैं कैसे याद करना है। आप अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो हर साल मतलब 14 सेट है, 14 सेट का याद कर लीजिए। आपका एक मतलब 2 साल का 14 सेट हो जाएगा, माने 14 पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा मतलब कौन कौन सा बार बार रिपीट होता है। तो आप उसी को तैयार कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। या इसका ट्रिक्स भी हैं, मैं आपको बता दूंगा, उसी से याद करेंगे तब भी आपका हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। मधुने है कि मधुना है कि मधुनी है कि मधुनी है? तो बताइए कौन सा होगा। तो देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। मधुनी 2 तरफ से है, ठीक है, मधुनी 2 तरफ से। तो आप जो इसमें छोटा ऊ का मात्रा वाला है मधुनी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 20 कह रहा है कि पाठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो बताइए हमें कौन सा होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन होगा कि प्रथम पुरुष द्विवचन होगा कि प्रथम पुरुष एक वचन होगा कि मध्यम पुरुष द्विवचन होगा? बताइए हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर जो आपका होगा प्रश्न नंबर 20। जो प्रश्न नंबर 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है। आप वचन पुरुष और इसको क्या बोलते हैं द्वितीय विभक्ति मतलब ए विभक्ति आप याद करके ही जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ की सीरीज़ लाने जा रहा हूँ। जो डेली आपको एक सीरीज़ मिलेगी MCQ की, डेली आपको एक क्लासेस मिलेंगी। आप उस क्लासेस को देखना ना भूलें
और 10th में जितने बच्चे हैं उनको हमारा वीडियो उनके पास शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।